नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए कमेंट में जल्दी से। हाँ जी। क्या कराया था लास्ट क्लास में, बताइए एक बार। पैगोंग सो लेक पढ़ाना है आज, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि मैं घर निकलूंगा। एक्चुअल में घर भी क्या, मुझे ग्वालियर जाना है। तो जहां तक है आपकी क्लास मंडे को होगी। फिर जो नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं कि मैं, ऐसा नहीं है कि हर महीने घर जाना होता है मेरा। लगभग 2 से 3 महीने बाद चक्कर लगता है, तो बीच बीच में ऐसा चांस पड़ जाता है कि लगभग 3 से 4 दिन का ऑफ रहता है, क्योंकि लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है। मैं या तो आज रात को निकलूंगा या कल सुबह, मंडे में। ठीक है। बाकी इतना पढ़ा दिया, आप उसको रिवाइज करना, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलें आगे। कब आओगे सर? मैं संडे को वापसी मार दूंगा। क्या पता पहले ही कर दूं। लेकिन फाइनली क्लास मंडे को होगी आपकी। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात ये है। ठीक है। चलो, क्या बता रहे थे हम लोग आपको? पैगोंग सुलेक। पैगोंग सो झील, इसी के बारे में समझना है हमें। पैगोंग सो झील कहां पर स्थित है, क्या है। बात क्लियर है यहां तक? एक सेकंड रुको। चलो, पैगोंग सो लेक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैंने एक वर्ड लिखाया था इसमें कि ये लगभग सबसे ऊंची सलाइन वाटर लेक है। ठीक है, ध्यान से समझना। भौगोलिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? भौगोलिक दृष्टि से भाई साहब ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। जूलॉजिकली अलग पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। फिजियोग्राफिक रीजन अलग पढ़ा चुका हूं। तो क्यों फालतू में कमेंट कर रहे हो? आप कॉपी उठाओ, देखो, वहां सब कुछ पढ़ा रखा है। आप ये भी तो देखो, इंडिया की जब क्लास शुरुआत कराई थी तो वहां कितना सब कुछ कराया गया था, तो फिर भी अब आपका डाउट क्रिएट हो गया यहां से। जवाब दो सर प्लीज, डाउट है। अबे जो चीज पढ़ा दी उसका क्या जवाब देना? कॉपी खोल, उसको देख, पढ़। 28 बार यहाँ कमेंट कर रहे हो, उससे अच्छा घर पे बैठ के कॉपी खोल के देख लेता। पैगोंग सो लेक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, ये लेक कहां पर स्थित है। तो लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना। लोकेशन जो है इस लेक की, ध्यान से समझना। लोकेशन है इस लेक की कहां पर? बॉर्डर पे। बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत। ठीक है ना। कहां पर है ये? तो आपका आंसर होगा, ये है लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर। ठीक है ना। ये कहां पर है? लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझना।
इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? जो इस लेक की लेंथ है ये है 134 किलोमीटर। और इस 134 किलोमीटर में से ध्यान से सुनना, 50% कहां पर है? ये 50% है तिब्बत में। इसी का 40% कहां पर है? तो ये 40% है लद्दाख में। और इसी का 10% कहां पर है? तो 10% है अक्साई चीन में। 10% कहां पे पड़ती है? ये अक्साई चीन में। बराबर है। ये टोटल इसकी लेंथ हो गई। अगर मैं बात करता हूं हाइट की, इस लेक की हाइट कितनी है? ठीक है ना। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो इस लेक की हाइट कितनी है? तो इस लेक की जो हाइट है, ध्यान से समझना, समथिंग अबाउट 4000 मीटर है। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है ये झील। और बड़े ताज्जुब की बात है, यहां पे ध्यान से समझना, इतनी हाइट होने पर इसमें सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ठीक है ना, इसमें सोर्स ऑफ वाटर क्या है? पानी कहां से आता है इसमें? अगर मैं बात करूंगा जल का स्रोत क्या है, तो इसमें जो जल का स्रोत है वो है ग्लेशियर वाटर। ग्लेशियर या हिमनद होते हैं। पानी का स्रोत क्या होते हैं इसमें? ग्लेशियर या हिमनद होते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। लेकिन फिर भी इसका वाटर कैसा है? सलाइन वाटर है। इसमें कैसा वाटर पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें लवणीय जल पाया जाता है। इसमें क्या होता है? लवणीय जल पाया जाता है। बात क्लियर है? अब बात को ध्यान से समझना। जैसे ये यू माउंटेन है, क्लियर है? और माउंटेन के बाद यहां पर क्या है? ये यहां पर है ये लेक। ये क्या है? लेक। अब इसमें सलाइन वाटर पाए जाने के पीछे कारण क्या है? बात को ध्यान से सुनना, समझना। सलाइन वाटर पाए जाने के पीछे पहला कारण यह है कि ये बाउंडेड है। ठीक है ना, बाउंडेड लेक है, यानी कि घिरी हुई है, स्थल से घिरी हुई है। ये लेक कैसी है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्थल से घिरी है। ये लेक जो है पूरी तरह से कैसी लेक है? ये लेक पूरी तरह से बाउंडेड लेक है। आगे बात समझ में, कैसी लेक है? बाउंडेड है। ठीक है ना। 4300 मीटर सर आपने बताया था, अप्रोक्सीमेटली 4000 एवरेज हाइट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। बाउंडेड लेक है ये, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, पानी यहां का यहीं भरा रहेगा। बाउंडेड अगर ट्रांसपोर्टेड होता तो पानी बहकर जाता, तो इसके साथ क्या होता? मिनरल्स भी बहकर चले जाते। तो बाउंडेड होने के कारण जो कुछ इसमें इसमें ही बना रहेगा। दूसरा कारण क्या है? इस माउंटेन से चट्टानों के टूटने पर यहां पे मिनरल्स निकलेंगे, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। इसके टूटने से जो निकलेंगे वो इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। इसके टूटने से जो निकलेंगे वो इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चट्टानों से निकलने वाले मिनरल्स होते हैं वो टूट टूट कर इसी में गिरते रहते हैं, इसी में गिरते रहते हैं। तो यही सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं, यही इसके खारेपन को बढ़ाते हैं। यानी सेकंड क्या है? मिनरल्स ऑफ माउंटेन। पर्वतों के खनिज। आगे बात समझ में, पर्वतों के खनिज। ये दो कारणों से क्या है? लेक के अंदर कैसा वाटर पाया जाता है? लवणीय जल पाया जाता है। नोट करो इसको जल्दी से। नोट करो।
हो गया? अब देखो ध्यान से, ये कंडीशन है। और ये भरा हुआ है इसमें पानी। ठीक है। अब जो कॉर्नर है ये माउंटेन्स के, इनको कहा जाता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, कॉर्नर ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वत के किनारे। तो जो माउंटेन के कॉर्नर हैं इसकी अगर हम बात करेंगे तो इनको कहा जाता है फिंगर। इनको कहा जाता है फिंगर ऑफ लेक। इनको कहा जाता है झील के फिंगर। क्या कहा जाता है इनको? झील के फिंगर। टोटल कितने हैं काउंट करके भी देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैगोंग सू लेक है इसमें कितने फिंगर्स पाए जाते हैं? 8 फिंगर्स फाउंड। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? 8 फिंगर्स फाउंड। 8 फिंगर पाई जाती हैं इसमें, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या रही है, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम ये आई कि इंडिया यहां तक क्लेम करता है। ये कौन क्लेम करता है यहां तक? इंडिया। चाइना यहां तक क्लेम करता है। बराबर है। अब इस वाले रीजन में इंडियन बोट पे सैनिक जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, तो इसका मतलब इस वाले रीजन में कौन जाएगा? केवल और केवल यहां पे इंडियंस ही होंगे। ठीक है ना? इस वाले रीजन में क्या होगा? ओनली इंडियंस। ये डिस्प्यूटेड है फिंगर 4 पे। तो यहां पे क्या होता है, ध्यान से समझना, यहां पे दोनों देश जाते हैं। यहां पे जैसे मानकर चलो यहां तक जाएंगे इंडियंस, तो उधर से यहां पे कौन आएगा? इधर, इधर आएंगे चाइनीज। पेट्रोलिंग होती रहती है यहां पे, दोनों यू क्रॉस में चलते रहते।
फिंगर 4 पे चाइना ने क्या किया, यहां तक चाइना ने अपना एक, क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर, यहां तक अपना सेक्टर बनाने की कोशिश की। तो जो फिंगर 4 है, ये फिंगर 4 जो है, यही बन गया था 2020 में। क्या बन गया था, यही यही बन गया था एक तरह से क्लैश पॉइंट। क्या बन गया था ये, एक तरह से क्लैश पॉइंट बन गया था। यहीं पर क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। सच सच बताओ, पूरा मजा आया नहीं आया? पूरा बना दो इसको। बंकर बोल लो, बंकर भी बोलते हो। हाँ जी। हो गया यहां तक? आगे बढ़े।
देखो, यही है पैगोंगसो लेक। ये क्या है? पैगोंगसो झील है। क्लियर है यहां तक? ये पैगोंगसो झील होगी, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ लिया पूरा। इसी पैगोंगसो झील के साउथ में यहां पर एक गैप पड़ता है, मतलब पर्वतों के बीच का रास्ता है। इसको कहा जाता है सांगुर गैप। इसको कहा जाता है सांगुर गैप। इसी सांगुर गैप के जस्ट सामने यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, इसके जस्ट सामने यहां पर है चुसूल वैली। और इसी के नीचे पड़ता है यहां पे रेजांगला। रेजांगला के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, रेजांगला। ठीक। अब चुसूल वैली और सांगुर गैप के बारे में पढ़ते हैं, फिर रेजांगला पे आ जाएंगे। तो पहले सांगुर गैप के बारे में बात करते हैं। ये कहां पर दिख रहा है आपको सांगुर गैप जो है? ये सांगुर गैप दिख रहा है आपको किस जगह पे सर? ये लोकेटेड है कहां पर? लोकेटेड एट बॉर्डर। ठीक है ना, कहां पर है? लोकेटेड एट बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड चाइना। हाँ है ना? कहां है ये? तो ये है चीन और लद्दाख की सीमा पर। कहां है ये? चीन और लद्दाख की सीमा पर है। और यहीं से क्या होता है, ये एक तरह से एंटरिंग पॉइंट है। ये क्या है? एंटरिंग पॉइंट है, एंट्रिक पॉइंट टू इंडिया। यानी कि यहां पर ये क्या है? भारत का प्रवेश बिंदु है। यहां से एंटर किया जा सकता है हमारे इंडिया में। तो 1962 में क्या हुआ था? जो चाइनीज थे, चाइनीज सोल्जर्स थे, वो एंटर हुए थे यहीं से। एंटर फ्रॉम हियर। यानी कि जो चीनी सैनिक थे, चीनी सैनिकों ने प्रवेश किया था यहीं से। कहां से? सांगुर गैप से। और रेजांगला में बॉर्डर पे काफी लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, जिसमें काफी सैनिक शहीद हुए थे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो चुसूल वैली वाला एरिया आपको दिख रहा है, इस चुसूल वैली वाले एरिया में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे पूरा का पूरा ये माउंटेनियस एरिया है, पूरा का पूरा। एक छोटी सी घाटी थी जिसका नाम चुसूल घाटी था, एक्चुअल में यहाँ पे चुसूल रिवर बहती है। तो इस चुसूल वैली में एक प्लेन एरिया है, यहाँ पे लगभग 2 से 3 किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग अबाउट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी चुसूल वैली में यहां पर एयर स्ट्रिप को डेवलप किया। और ये एयर स्ट्रिप जो है इतने बड़े लेवल पे कारगर है कि एक माउंटेनियस एरिया में अगर बहुत ही जल्दी सैनिकों को अगर पहुंचाना है तो इसी एयर स्ट्रिप का सहारा लिया जाता है। चुसूल वैली पे जो एयर स्ट्रिप बना रखी है, ठीक है ना। पहला तो इसका इंपॉर्टेंस ये कि माउंटेनियस एरिया में क्या प्रोवाइड कराया, माउंटेनियस एरिया में एक एयर स्ट्रिप बन गई और इससे हम अपने सैनिकों को वहां पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये भी फायदा है कि सैनिकों को हम उस पॉइंट पे पहुंचा सकते हैं जहां से दुश्मन के प्रवेश करने की आशंका रहती है।
यानी कि सांगुर गैप के पास में ही इसको बनाया गया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, यानी ये बड़ी उपलब्धि है कि हमने इसको एयर स्ट्रिप को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया है। ओके, कमेंट करो समझ आया नहीं आया। तो जो सांगुर गैप है इसी के थोड़ा सा वेस्ट साइड में, इसी के वेस्ट साइड में क्या है, चुसूल वैली है। क्या है, चुसूल घाटी। और चुसूल घाटी में क्या बनाया गया है, एयर स्ट्रिप बनाई गई है। यहां पर हवाई पट्टी विकसित की गई है। नोट करो। पहले ही बना लिया गया था 1962 के समथिंग अबाउट, लेकिन अभी फिलहाल में इसको और अच्छे से डेवलप कर दिया गया। एयर स्ट्रिप क्या होता है, और ये सामने लिखा हुआ है हवाई पट्टी, ना हवाई पट्टी समझ आ रहा, ना एयर स्ट्रिप समझ आ रहा। हम्म। हो गया। रीजन क्या था सर 1962 के बैटल का? कमेंट आ रहा है सर, हवाई पट्टी क्या होती है? ग्लूकोन डी की टेबलेट होती है। खाएगा? हवाई पट्टी क्या होती है, एक का नहीं कई लोगों का डाउट है। इतना फालतू नहीं बैठा मैं यहाँ पे कि आपके छोटे छोटे डाउट बताऊं। जाके तुम किसी स्कूल में ना 5th या 6th क्लास में एडमिशन ले लो, फायदा में रहोगे। बता, हद है यार, मतलब हवाई पट्टी क्या होती है ये तक नहीं बता। जो हवाई जहाज है उसको कहाँ उतारोगे? छत पे उतारोगे अपने वहां पे, तबेले में उतारोगे? उसी को एयर स्ट्रिप या हवाई पट्टी कहा जाता है। हो गया यहां तक? चलो, चाइना के साथ और कोई इतना खास वो तो है नहीं, नेपाल पे आ जाओ। जो था वो बता दिया, पढ़ा दिया आपको। नेपाल पे आ जाओ। ठीक है। हेडिंग डालो नेपाल। नेपाल जो है ये एक माउंटेनियस कंट्री है।
माउंटेनियस कंट्री है। नेपाल कैसा कंट्री है? एक माउंटेनियस कंट्री है, यानी कि एक पर्वतीय देश है। साथ के साथ अगर हम आगे नेपाल के बारे में बात करेंगे तो लैंडलॉक कंट्री भी है। लैंडलॉक कंट्री यानी कि स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके नॉर्थ में है चाइना और इसके ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन सभी डायरेक्शन में कौन है? इंडिया है। तो फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है ना? चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। गलवान घाटी बता दो। गलवान घाटी बताएंगे नदी के साथ। ठीक है, नदी के साथ बता देंगे। ओके, चलो। तो नेपाल के साथ ये सब क्या है? बॉर्डर, सॉरी, नेपाल जो है चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है और इसको माना जाता है बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? तो बफर स्टेट का मतलब होता है भाई साहब, दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ। दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ। दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है। बात क्लियर है यहां तक? आगे अगर हम बात करेंगे नेपाल की तो ध्यान से समझना, नेपाल जो है यहां पे अरे यार वो, एक मिनट। ठीक है भाई, दुश्मन देश कौन है? ऊपर चाइना, नीचे इंडिया। यहीं पर आगे अगर हम बात करेंगे नेपाल के बारे में तो ध्यान से समझना, नेपाल जो है ये कुछ इस टाइप से है, यानी ये है नेपाल। तो यहां पे ऊपर से जो नदियां निकल कर आती हैं, उन नदियों का फ्लो काफी तेज होता है। जैसे कोसी रिवर है, ठीक है ना, कोसी रिवर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो काली रिवर है या शारदा रिवर है, सरयू नदी, शारदा है। इन सभी की सभी नदियों की अगर हम बात करेंगे, इनका फ्लो काफी तेज होता है। तो कोसी रिवर की अगर हम बात करेंगे बेसिकली, तो इसके कारण यहां नेपाल में भी डिजास्टर होता था और इंडिया में जब आकर ये फैलती थी तो ये इंडिया में पड़ता है क्या? बिहार। तो यहां पे भी डिजास्टर करती थी ये कोसी रिवर। तो दोनों ही देशों ने मिलकर क्या किया? नेपाल ने और इंडिया ने एक कोसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। कोसी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ किस किस के बीच में? तो आपका आंसर होगा कंप्लीटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। किसके लिए? टू रिड्यूस क्या? फ्लड प्रॉब्लम। टू रिड्यूस फ्लड प्रॉब्लम। किसकी? फ्लड प्रॉब्लम ऑफ कोसी। याद रखना, खत्म नहीं हुई है, रिड्यूस हुई है प्रॉब्लम। यानी इस प्रोजेक्ट की, और ये कब कंप्लीट हो गया? 2012 में। ठीक है ना? मैं लिख रहा हूं यहां पे कोसी परियोजना
शॉर्ट में लिख दो हिंदी वालों। कब की बात है ये? 2012 की। किस किस की है ये? नेपाल प्लस भारत की, दोनों की संयुक्त परियोजना। क्यों शुरू की गई? कोसी की बाढ़ समस्या को कम करने के लिए। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनोगे। मैं आपसे एक बात समझता हूं, एक बात पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर नेपाल डिफोरेस्टेशन करता है अपने यहां पे, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा हमारे इंडिया पे या हमारे बिहार पे? हमारे इंडिया पे फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आप यूं कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेस भी रहा और मतलब सक्सेसफुल भी नहीं रहा। क्योंकि नेपाल ने क्या किया, बेशक यहां पे जैसे नेपाल है, नेपाल के यहां पे ये क्या थे, फॉरेस्ट थे यहां पे। तो इतना तो सबको पता है कि फॉरेस्ट क्या करते हैं भाई, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। नेपाल ने क्या किया, अपने यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन कंडक्ट करा दिया। नेपाल ने क्या किया, अपने यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन कराया। अपने यहां पर उद्योगों को विकसित करने के लिए नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने अपने यहां पर वनों को कटवाया। और जब वनों को कटवाया तो वनों को कटवाने से क्या हुआ, यहां पर देखो ध्यान से, नई समस्या क्या आई। नई समस्या ये आई, यहां पर डिफॉरेस्टेशन हुआ। यहां पर क्या हुआ, वनों का कटाव हुआ। डिफॉरेस्टेशन होने से फिर यहां पे क्या हुआ भाई साहब, नदियों के साथ ऊपर से सिल्ट आया। सिल्ट का मतलब जानते हो, गाद। सिल्ट नदी में बढ़ा। अरे नदियों में कीचड़ बढ़ी, और यही कीचड़ ऊपर से आकर कहां जम गई, बिहार में। नदियों में गाद बढ़ा, और इससे क्या हुआ, बिहार की नदियां, ठीक है ना, बिहार की नदियां कैसी हो गई, बिहार की नदियां, बिहार की नदियों की गहराई कम हुई। ऐसे लिख लो, बिहार की नदियों की गहराई कम हुई। और जब गहराई कम हुई तो बाढ़ समस्या उत्पन्न हुई। कहां कहां, खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। मैं यहीं से हूं सर, जहां कोसी परियोजना शुरू हुआ है। वाह, वेरी गुड। मैं भी वहीं से हूं जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। नोट करो, नोट करो, चलो जल्दी से नोट करो। सिल्ट को जब मैं सिल्ट कह रहा हूं तो आप सेडिमेंट क्यों कह सकते हो? अपने मन से थोड़ी हो रहा है। क्यों भाई? अब तेरा नाम सौरभ है, मैं तुझे गौरव कह सकता हूं? हम्म?
हो गया। बिहार के बाद क्या लिखा है? बिहार की नदियों की गहराई कम हुई, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में समस्या उत्पन्न हुई। चलो नेक्स्ट सेटिंग डालो, इसी में कंटिन्यू करो। काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी डिस्प्यूट या काला पानी विवाद, एक्चुअल में है क्या ये काला पानी डिस्प्यूट? तो ये एरिया है, 35 किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ 35 किलोमीटर स्क्वायर। कहां पर स्थित? लोकेटेड एट ट्राई पॉइंट, ठीक है ना, लोकेटेड एट ट्राई पॉइंट ऑफ किस किस का? चाइना, इंडिया और नेपाल, ठीक है ना। ये है क्या? तो आपका आंसर होगा ये 35 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, जो 3 देशों की सीमा पर है। ये कहां पर है? 3 देशों की सीमा पर है। कौन कौन से 3 देश? भारत, चीन, नेपाल। आगे अगर हम बात करेंगे काला पानी की, तो ये है क्या, ध्यान से समझना। ये कुछ ऐसे यूं करके है, जैसे ये नेपाल है, ये हमारा उत्तराखंड है, तो ये यहां पर एक्स्ट्रा कुछ निकला हुआ इस टाइप से ये एरिया है।
इसी को कहा जाता है काला पानी डिस्प्यूट। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, एक सुगौली की ट्रीटी हुई थी। एक हुई थी सुगौली की संधि। एक सुगौली की संधि हुई, और इस सुगौली की संधि में क्या हुआ, बात को ध्यान से समझना। सुगौली की संधि की अगर हम बात करेंगे तो इस सुगौली की संधि में क्या किया गया, यहां पे बॉर्डर डिसाइड हुआ था, बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल वॉज डिसाइडेड। ये जो संधि हुई थी सुगौली की संधि, इस संधि में क्या किया गया, इस सुगौली की संधि में ध्यान से समझना, भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण हुआ। भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करने की बात की गई। बोले बेस किसको माना जाएगा इसके लिए, बोले बेस मानेंगे काली रिवर को। किसके बेस पर, तो आपका आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ काली रिवर, यानी कि काली नदी के आधार पर। किसके आधार पर बेस माना जाएगा, काली नदी के आधार पर। क्या कहा गया इसमें, मानकर चलो ये काली नदी है, तो ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया, तो ईस्ट वाला भाग किसका हो गया, नेपाल, वेस्ट वाला भाग किसका हो गया, इंडिया। तो आइडियल कंडीशन तो ये है जो कागजात बताते हैं कि भाई काली नदी के पूर्व का जो भाग है वो नेपाल का हो गया, पश्चिम का जो भाग है वो भारत का हो गया। 1816 की बात है ये, जब संधि कंडक्ट हुई थी। अब समस्या ये आ गई कि यहां पे, यार एक सेकंड, बार बार कोई कॉल कर रहा है। हेलो, बात यह आ गई कि यहां पे काली नदी के साथ साथ यहां पे कुछ और भी नदियां हैं इस टाइप से। तो एग्जैक्ट अब काली रिवर किसको माना जाए, भाई इंडिया तो कहेगा कि यहां तक है हमारी सीमा, नेपाल कहेगा जी हमारी यहां तक है सीमा। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है ना, काली नदी जो है यहां पर, इसकी जो सहायक नदियां, इनके बीच का जो क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को ही क्या नाम दिया गया है, इसी को नाम दिया गया है क्या, काला पानी डिस्प्यूट, या काला पानी एरिया कहा गया इसको। काला पानी इस वजह से कहा गया क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया की अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड रुको यार, ये हेलो, बेटा मैं एक टीचर हूं, टेक्निकल डिपार्टमेंट से नहीं हूं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तभी कॉल करो, बार बार इरिटेट मत करो कॉल करके, मैं क्लास में हूं यार, बार बार कॉल कर रहे हो आप। वीडियो नहीं चल रही, मुझे क्या पता क्यों नहीं चल रही। भाई आप लोग भी सुन लो बहुत ध्यान से, अगर आपका कोई डाउट होता है तभी आप कांटेक्ट किया करो। आप खुद सोचो, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, जो डेवलपर हैं ऐप के, जो पूरी टीम है आईटी वाली, वो अपना काम कर रही है। अब वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे क्या पता भाई।
मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूं, आईटी इंजीनियर थोड़ी हूं मैं। तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, आप इतना, आप काफी ऐसे स्टूडेंट भी जो हैं जो कि ज्योग्राफी स्पेशल वाले बैच से हैं, और उनके भी कॉल पे कॉल, बोले जी गुरुजी वीडियो नहीं चल रही। तो तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वीडियो नहीं चल रही, हमें किसी को नहीं पता, हम तो अंधेरे में जी रहे हैं? आपको पहले पता चल गया तो आपको लगता है ला इन्फॉर्म कर दें इनको। पेशेंसफुल रहना चाहिए इंसान को, कई बार मैंने समझाया भी है ना। कई बार मैंने समझाया भी है कि अगर ऐसा हो जाता है कोई वीडियो नहीं प्ले हो रहा, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि अब वो जिंदगी में प्ले होगा ही नहीं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में प्ले होगा ही नहीं वो। अरे एक दिन, लास्ट 2 दिन मान लो, 3 दिन मान लो यार, 2 या 3 दिन में प्ले हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इसको कहा जाता है नोन एज काला पानी। किसकी वजह से? ड्यू टू काली रिवर, काली नदी की वजह से। काला पानी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। चर्चा में क्यों आया ये? क्योंकि काला पानी डिस्प्यूट पे क्या हुआ था, यहां पे दोनों देश ने, नेपाल ने क्लेम करना शुरू कर दिया था। नेपाल क्लेम दिस रीजन, नेपाल क्लेम ऑन दिस रीजन। नेपाल ने क्या किया था, इस रीजन पे क्लेम करना शुरू कर दिया था। कब? 2020 में। अभी किसके पास है ये? तो अभी इंडिया के पास है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी किसके पास है ये, तो आंसर होगा आपका अभी ये इंडिया के पास है। ठीक है। आपका फ्री टाइम कब होता है? मेरा फ्री टाइम कभी होता ही नहीं है। रात को 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक क्लासेस होती हैं। घर पहुंचो, फिर रेस्ट करो, खाना खाओ, घर बात करो, सो जाओ। मैसेज कर दो जो डाउट है, मुझसे ये मत पूछो फ्री टाइम कब है। नोट करो इसको, काला पानी को। आज थोड़ा स्पीड में पढ़ाया क्या? बिल्कुल बात वही होगी। नेपाल अपने मैप में शो कर रहा था इसको 2020 में, इंडिया अपने मैप में शो कर रहा था इसको 2020 में। तो इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। अब दोनों ही देश अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों के ही अपने अपने क्लेम ठीक है, वो भी ठीक कर रहा है क्लेम, ये भी ठीक कर रहा है। बट कहीं ना कहीं इंडिया का जो क्लेम है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, तो मुझे लगता है कि अपने इंडिया के पास रहना चाहिए ये। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये भी है कि ट्राई पॉइंट पर है, मैंने जैसे यहां लिखा हुआ है 3 देशों की सीमा पर है। तो अगर यहाँ पे आप अपने यहाँ के सैनिकों को लगाते हो, अगर आप अपने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अपने सैनिकों को लगाते हो, दैट मीन्स आप 3 देशों पे बड़े आसानी से निगरानी रख पा रहे हो। अपने देश में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, नेपाल में क्या चल रहा है, तीनों देशों की पे आप बड़े ही आसानी से निगरानी रख सकते हो। काला पानी जेल जो होती थी वो दी जाती थी सेलुलर जेल, जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, वो अलग चीज है, ये अलग है। ठीक है ना। वो होती थी सेलुलर जेल में दी जाती थी, वो अलग है, ये अलग है। ठीक। आज की क्लास काफी ठीक रही आप लोगों की, आज इतना ही करवाते हैं। कल थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गया था अननेसेसरी, ज्ञानी ध्यानियों के बीच में मैंने 2-4 बातें बोल दी थी। आज काफी सही रहा, कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं, ना कोई कमेंट पढ़ा मैंने, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और आगे से यही होने वाला है। कमेंट पढ़ने के चक्कर में फिर स्टूडेंट को लगता है कि मैं भी कमेंट कर लूं, मेरा भी कमेंट पढ़ लें, न पढ़ो फिर आफत। तो मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, आबाद रहो। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए।
हिमांशु का कमेंट आ रहा है गुड बाय सर। क्यों, कहाँ जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है क्या? गुड बाय कर रहा है? मंडे को मिलते हैं फिर। हो सकता है उस टाइम तक मैं वैक्सीन भी लगवा दूं, क्योंकि 4 दिन के लिए मैं जा ही रहा हूँ। फीवर वीवर आना ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि खत्म करो लगवा के। काला पानी विवाद आपने मैपिंग में बहुत अच्छा पढ़ाया था। काला पानी विवाद जो है, एक बार और आप पढ़ोगे, जब आप उत्तराखंड की मैपिंग करोगे तो वहां पे इसको लिपलेख दर्रे से कनेक्ट करके और डिटेल में कराया जाएगा। पढ़ाने वाला मैं ही हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये वाला क्लेम करना चाहिए कि उस टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ाया था। अबे उस टाइम पे जो स्टूडेंट थे वो मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे जो उनको एक्स्ट्रा करा दूंगा तो मैं नहीं कराऊंगा, तुम मेरे दुश्मन हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब जैसे काला पानी है, ये हम जब उत्तराखंड की मैपिंग कंप्लीट करेंगे तो वहां पे और डिटेल में आएगा ये। अभी तो आप ओवरव्यू ले रहे हो किसका? नेवरर कंट्री के साथ कोई क्लैश तो नहीं हो रहा है, उस बात का ले रहे हो आप। ठीक है। अजय पैगोंग सो लेक जो है वो पूरे वर्ल्ड की है, इंडिया के साथ साथ। ये मैंने कितनी बार समझाया, इतना नेगेटिव सोचा ही मत करो कि सर पहले डिटेल में पढ़ाते थे, सुनने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। चीजें फिक्स होती हैं हर एक बैच के लिए। ठीक है, तो अच्छे से करो कंप्लीट, सब कुछ कर पाएंगे। और इनफैक्ट ये कि अब आपके बैच में और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैपिंग वगैरह में काफी चेंजेस कर रहा हूं मैं, पहले की तरह नहीं है। नेम ऑफ स्टेट विच बॉर्डर नेपाल, नेपाल के साथ स्टेट रह गए बॉर्डर वाले लिखाने के लिए। कोई बात नहीं, मुझे लगता है पहली क्लास में बता दिया होगा, नहीं तो अब बता दे रहे हैं। उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है, यूपी का शेयर होता है, बिहार का शेयर होता है, पश्चिम बंगाल, और आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम। और टोटल शेयर होता है ये 1751 किलोमीटर। कोई बॉर्डर लाइन स्पेशल नहीं है। इंडिया और नेपाल के खुले संबंध है, यानी कि पासपोर्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।